गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम 11 क्लास के बच्चे इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 ये आप हॉर्न बिल में पढ़ेंगे। ओके ना? कौन सी बिल? हॉर्न बिल। ये आपकी बुक है इंग्लिश की। आप इस पे 4th चैप्टर पढ़ेंगे। पहला आपका जो पैराग्राफ है ये वंडरफुल से लेकर के इन द वर्ल्ड। A wonderful old tale is told about the painter who Beauty, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Sejong to decorate a place wall. Men or hilly path, birds in flight, cape open. 8वीं सदी के एक चित्रकार जो दाऊ जी के बारे में एक अद्भुत कहानी कही जाती है। उनका 8वीं शताब्दी में दाऊ जी के बारे में एक अद्भुत कहानी बताई जाती है। अंतिम चित्र एक प्राकृतिक दृश्य या जिसे बनाने का आदेश तांग सम्राट जियाओजोंग एक पेंटिंग की बात होती है जिसे बनाने का आदेश तांग सम्राट जियाओजोंग द्वारा अपनी महल की एक दीवार को सजाने के लिए दिया गया था। मास्टर चित्रकार ने अपनी कलाकृति पर्दे के पीछे छिपा रखी थी जिसे मात्र सम्राट ही देख सकता था। सम्राट बहुत लंबे समय तक अद्भुत दृश्य की प्रशंसा करता रहा जिसमें जंगलों को तलाश करता, ऊंची पहाड़ियों, जल प्रपात, अनंत आसमान में घुमड़ते बादल, पहाड़ी मार्गों में लोगों को उड़ान भरते पक्षियों को तलाशता रहा। देखिए हुजूर, चित्रकार बोला, पर्वत की तलहटी की इस गुफा में एक आत्मा रहती है। जो यानी चित्रकार ने एक पेंटिंग बनाई। कैसी पेंटिंग बनाई? जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जल प्रपात थे, अनंत आसमान था, घुमड़ते बादल थे, पहाड़ी मार्गों में लोगों को देखा, उड़ते हुए पक्षियों को देखा। ऐसी जब उसने चित्रकार ने पेंटिंग बनाई तो चित्रकार बोला, पर्वत की तलहटी की इस गुफा में एक आत्मा रहती है। Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain, devil looks has a straight. The painter clapped his hand and the entrance to cave opened. The inside his splendid belonged anything words can convey. Tears of Dao Ji brush was left and the artist was never seen again in the world. चित्रकार बोला, पर्वत की तलहटी को उड़ान भरते पक्षियों को तलाशता रहा। देखिए हुजूर, तलाशता रहा कि इस गुफा में, पर्वत की तलहटी की इस गुफा में एक आत्मा रहती है। चित्रकार ने तालियां बजाई तथा गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। अंदर बहुत शानदार है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हुजूर, मुझे रास्ता दिखाने को चित्रकार गुफा में प्रवेश कर गया तथा प्रवेश जैसे वो गुफा के अंदर गया, पीछे बंद हो गया। इससे पूर्व के अचंभित सम्राट कुछ कहता या चलता, पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। वो दाऊ जी के दृश्य का कोई निशान शेष न रहा और वह कलाकार इस दुनिया में फिर दिखाई नहीं दिया। यानी ये पेंटिंग दाऊ जी के बारे में बताई जा रही है कि उन्होंने कैसी पेंटिंग बनाई थी और सम्राट सांग ने बनवाई थी इस पेंटिंग को। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 सच स्टोरी से पेंटिंग तक पढ़ेंगे। Such story played an important part in the China classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Belong and uncertain, they are deeply I find most representative of the Western painting. इस तरह की कहानियों ने प्राचीन और भी ऐसी अनेक प्रकार की कहानियाँ हैं
और यही प्राचीन जो स्टोरी है वही प्राचीन शास्त्रीय शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कम्युनिकेशियस व चुआंगी की पुस्तकें इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं। यानी जो चीनी किताबें हैं जैसे कम्युनिकेशियस व चुआंगी की पुस्तकों में ऐसी कहानियाँ आपको खूब सारी मिलेंगी। वे गुरु अपने शिष्य को सही दिशा दिखने में मदद करती हैं। कहानी से परे वे कला को गहराई से संबोधित करने वाली लगती हैं। इस कहानी की तुलना एक अन्य प्रसिद्ध कहानी जो एक ऐसे चित्रकार पेंटर के विषय में है जिसने ड्रैगन बनाई। एक और ऐसी एक कहानी स्टोरी है जिसमें चित्रकार के बारे में बताया गया है जिसने ड्रैगन बनाई तथा उसकी आंखें बनाने से मना कर दिया। ड्रैगन तो बनाई लेकिन उसकी आंखें बनाने से मना कर दिया। ऐसे पेंटर की एक और कहानी है, क्योंकि उसे भय था कि वह इस चित्र से उड़कर चली जाएगी मेरे देश के फ्लैंडर्स की प्राचीन कहानी के साथ, जिसे मैं पश्चिमी चित्रकला का प्रतिनिधि मानता हूँ। यानी वो जो चित्रकार था वो ड्रैगन तो बना दी लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाई, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैंने आंखें बना दी तो ये भी उड़ जाएगी। अब पैराग्राफ नंबर 3 इन 15 appearances से In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Constance Meister fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession, so Constance sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel, Inner Life and Sprite in Asia. 15वीं शताब्दी में एंटरवर्प में क्विंटन 15वीं शताब्दी में एंटरवर्प में क्विंटन मेसिस नामक एक कुशल लुहार रहता था। यानी क्विंटन मेसिस नामक एक लुहार रहता था एंटवर्प में और एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा और वहाँ रहता था और उसे एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया। पिता ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था, अतः क्विंटन ने चित्रकार के स्टूडियो में चुपके से घुस गया तथा उसके हाल के पैनल का चित्रपट इतनी सूक्ष्मता से सजीव चित्रण किया कि कलाकार उसे अनेक बार उड़ाने के प्रयत्न करने के पश्चात जान नहीं पाया कि क्या हुआ। क्विंटन को तुरंत उसको स्टूडियो में एक अप्रैक्टिस नौसिखिया के रूप में दाखिला दे दिया गया। क्या किया, जब क्विंटन चित्रकार की लड़की से प्यार करता था और चित्रकार कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जिससे शादी करे वो एक कुमार हो, तो क्विंटन ने क्या किया, वो चित्रकार की उसमें स्टूडियो में घुस गया और जो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगा था वहाँ पर उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई कि उसे देख करके वो चित्रकार प्रभावित हुआ और उसे अपने यहाँ एक नए पेंटर के तौर पर रख लिया। क्विंटन को तुरंत ही उसके स्टूडियो में एक प्रैक्टिस के तौर पर दाखिला मिल गया। उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया और वह अपने युग का एक विख्यात चित्रकार बन गया। यानी कुम्हार था लेकिन जब उसे चित्रकार की लड़की से प्यार हुआ तो वो एक अच्छा चित्रकार भी बन गया। कि प्रत्येक कला क्या हासिल करने का प्रयास कर रही है। ये कहानियाँ हमें ये बताती हैं, स्टोरियाँ ये बताती हैं, दोनों स्टोरियाँ ये बताती हैं कि हमें, यानी स्टोरियाँ क्या बताती हैं कि प्रत्येक कला का हासिल करने का प्रयास कर रही है। यूरोप में सामान्यतः तथा एशिया में जीवन तथा आत्मा का सार, ये दोनों के बारे में, इस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे इन कहानियों के से। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर commission a painting and appreciates its outer appearances, but the artist reveals to him material appearances. चीनी कहानी में सम्राट एक पेंटिंग करने का आदेश देता है तथा उसके बाह्य रूप की सराहना करता है। बाहरी यानी पेंटिंग जब बनती है तो उसमें बाहरी रूप की सराहना करता है, परंतु कलाकार अपनी कला का सही अर्थ प्रकट करता है। सम्राट उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता था जिसे वह जीत चुका था, परंतु भीतरी रास्ता जिसे मात्र कलाकार ही जानता है। मुझे रास्ता दिखाने दो। दाऊ के शब्दों के दो अर्थ हैं, रास्ता या ढंग या ब्रह्मांड की रहस्यमय कृतियाँ भी। पेंटिंग गायब हो गई परंतु चित्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया जो भौतिक दिखावे से परे था।
यानी जब दाऊ ने पेंटिंग बनाई तो उसकी पेंटिंग तो गायब हो गई। और ये एक सच बात है, अगर कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है, चित्र बनाता है किसी का, तो वो उसके अंदर की खूबसूरती जानता है। लोग बाग तो उसे देखेंगे तो बाहरी खूबसूरती बताएंगे, लेकिन पेंटिंग को अंदर से वही कलाकार बता सकता है जिसने वो पेंटिंग बनाई। तो दाऊ ने जब सम्राट से बताया तो सम्राट ने उसकी ऊपरी सुंदरता देखी, लेकिन वो दाऊ ने उसकी पेंटिंग की अंदर की सुंदरता के बारे में बताया कि मुझे बताने दो। पैराग्राफ नंबर 4। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual vibes as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not select a single viewpoint. His landscape is not a real one. एक शास्त्रीय चीनी भू दृश्य का अभिप्राय पश्चिमी चित्रात्मक पेंटिंग की भांति वास्तविक विचार को प्रस्तुत करना नहीं है। जहाँ एक यूरोपियन चित्रकार की आपके नजरिए चित्रकार एकात्मक दृष्टिकोण का चयन नहीं करता, उसका भूभाग यथार्थ लगता है। तुम इस पर किसी भी बिंदु पर बात कर सकते हो, फिर उसमें भ्रमण कर सकते हैं। कलाकार ऊपर नीचे वापस आता है या क्षैतिज लिपटे कागज के विषय में भी सच में, जिसमें चित्र के हिस्से को ऐसा दूसरी किसी प्रकार की चित्रकारी में देखने को नहीं मिलता। इसमें दर्शक की क्रियाशील भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि वह चित्र में किस चाल से भ्रमित करेगा। एक भागीदार शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह से है। चीनी चित्रकार ये नहीं जानता कि आप उसके नज़रिए से देखें, वह तुम्हें अपने मन में बसाना चाहता है। उसका भूदृश्य आंतरिक आध्यात्मिक व वैचारिक धारणात्मक क्षेत्र है। और जो हम शास्त्रीय चीनी भूदृश्य से जो पश्चिमी चित्रकला की पेंटिंग है, तो कलाकार कोई होता है तो वो पेंटिंग जब बनाता है तो वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है पेंटिंग के द्वारा, और उसमें भौतिक, शारीरिक, मानसिक, और वो हर एक नज़रिया उस पेंटिंग में बना करके अपना प्रस्तुत करता है और लोग उसको ऊपर से देखते हैं। पैराग्राफ अब हम 5 में है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई एज लिटरली mountain water, which used together represent the words landscape more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the dualist views of universe. The mountain is yang, reaching vertically active and masculine age. What is often overlooked is the essential third element, the middle void, where their interaction takes place. इस धारणा को एक सांसुई के रूप में व्यक्त किया गया, जिसका शाब्दिक अभिप्राय पर्वतीय जल है। यानी लैंडस्केप का अगर हम अर्थ बताएं तो इसका जो सांसुई शब्द से लिया गया है, जिसको हम पर्वतीय जल की धारणा से जोड़ते हैं, तो इस धारणा को संसोई रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अभिप्राय पर्वतीय जल है, जिसे एक साथ प्रयोग करने से यह भूदृश्य लैंड स्लैब का सूचक बन जाता है। और जब इसी जल का हम एक साथ यूज करते हैं तो यही लैंड स्लैब बन जाता है। एक इमेज के दो से अधिक कारक या दो पूरक ध्रुव दावों के ब्रह्मांडवाद को दर्शाते हैं। पर्वत यांग है, जो लंबवत स्वर्ग आसमान की ओर जाता है, धूप में स्थित गर्म व शुष्क रहता है, जबकि जल भिन्न है तथा क्षैतिज है और पृथ्वी पर टिका हुआ है। जैसे आसमान ऊपर की ओर जाता है, धूप स्थित होती है, गर्म और शुष्क रहता है, और सांसारिक ऊर्जा का नारीगत पहलू भी है, तथा इसका अन्य भाग यांग क्रियात्मक व पुरुषगत है। आपसी क्रिया
दाऊवाद की आवश्यक धारणा है, अक्सर जिसकी अनदेखी की जाती है वह बुनियादी तीसरा कारक मध्य स्थित शून्य है, जहाँ संचार व्यवस्था स्थान ले लेती है। इसकी तुलना प्राणायाम के योगाभ्यास से की जा सकती है। सांस लो, रोको, छोड़ो, सांस को थाम लेना, ये सब शून्य क्रियाएं हैं जहाँ मनन होता है। यानी जब हम सांस रोकते हैं, छोड़ते हैं और थाम लेते हैं तो ये शून्य स्थिति होती है और मध्य शून्य अनिवार्य है। इसके बगैर कुछ पेंट किए हुए रिक्त स्थान का महत्व नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड ए फंडामेंटल रूल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम हिज conduct of communication between both poles of the universe. His presence in the instantial, even it is only suggested, the eyes of land slab. ये वही स्थान है जहाँ मनुष्य मौलिक भूमिका प्राप्त करता है। आसमान व पृथ्वी के मध्य उस स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का माध्यम बन जाता है। उसकी उपस्थिति आवश्यक है, चाहे उसका अभ्यास मात्र हो। उनतुक चोटियों के गायब होने या दब जाने पर फ्रैंकोइट्स की अद्भुत अभिव्यक्ति द आइस ऑफ द लाइट स्लैब में है। आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको और रिपीट करेंगे, इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी कर लेंगे और अपने आप से भी ये 5 क्वेश्चन इसके बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।